नमस्कार, एस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट्स मेयर साहब और मैं हूं अंसारुल हक। इस कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं मोतिहारी नगर निगम के एक मजबूत दावेदार और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार मेयर पद के प्रकाश अस्थाना जी से। इस वक्त हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। पहला सवाल हम वहीं से शुरू करते हैं। आप तो 10 सालों तक चेयरमैन रहे हैं। आइए चलते हैं। 10 सालों तक आप चेयरमैन रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र की तमाम समस्याओं से और तमाम चीज़ों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस बार जब आप आएंगे तो परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं, क्योंकि जो है नगर निगम में तब्दील हो चुका है। इस बार के अहम मुद्दे आपके लिए क्या रहेंगे? आ जाएंगे कि बेसिकली नगर निगम हो या नगर परिषद हो जी, कार्य सब में बराबर ही है। कार्य की जिम्मेवारी जो है नगर परिषद का भी वही काम करने का दायित्व है, नगर निगम का भी वही काम करने का दायित्व है जी, हाँ, निगम में थोड़ा क्षेत्र बड़ा हो जाता है जी, परिषद में थोड़ा कम होता है और नगर पंचायत में थोड़ा क्षेत्र कम होता है जी, लेकिन बेसिकली काम तो सबका एक ही है। जी। और प्राथमिकता की जहाँ तक प्रश्न है तो नगर पालिका का जो अपना कार्य है जी, नगर वासियों को एक बेहतर सुविधा प्रदान करना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, सामान्यतया नए क्षेत्र हैं उसको एक व्यवस्थित तरीके से वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना, यह नगर पालिका का दायित्व होता है। प्रयास हम लोग करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरें। प्रयास आप करेंगे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। सब लोग की तो यही कहते हैं। और मेरा कुछ बुनियादी सवाल आपसे ये है कि जब आप 10 सालों तक रहे और उसके बाद जो है मोतिहारी, उसके बाद की जो परिस्थितियाँ रहीं या आपके टेन्योर की परिस्थितियाँ रहीं, मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आई। अभी भी जल जमाव की वही स्थिति है, कचरा डंपिंग हर जगह पे है और सड़कों की वही हालत है। तो किस लेवल पे आप बदलाव महसूस करते हैं कि होना चाहिए और उसके लिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? देखिए, इन सब जगहों पर जहां आपको सीधा पब्लिक के लिए काम करना है जी, वहां एक टीम वर्क होना जरूरी है। काम करने वालों की एक अच्छी टीम होना आवश्यक है। जी, मैं तो सौभाग्यशाली अपने को समझता हूं कि पिछले 2007 से 17 यानी 10 सालों तक जब मुझे कार्य करने का अवसर मिला था जी, तो शहरवासियों का भी काफ़ी सहयोग मिला जी, और उनके सहयोग से ही जो कुछ भी आज थोड़ा बहुत अच्छा दिख पाता है जी, इसमें इस शहरवासियों का बहुत बड़ा योगदान है जी, सबका सकारात्मक सहयोग मिला और हम लोगों ने उसको कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। जी। अब इसका आकलन तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा, ये तो शहर के जो निवासी हैं वो बताएंगे। लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए। मेरा अपना सोच है हाँ, कि इन जगहों पर जब कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर आता है जी, और कार्य करने की जिम्मेवारी उठाता है तो सबके साथ मिलकर सबके सुझावों को संकलित करके और फिर कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता तय कर धीरे, चूँकि सब काम एक बार हो भी नहीं सकते हैं, कहीं भी किसी सारी समस्याओं का निदान एक बार संभव नहीं, लेकिन उसमें प्राथमिकता तय करना जी, और शहरवासियों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए। जी, क्योंकि जिनके लिए काम हो रहा है यदि उनकी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से कार्य थोड़ा अच्छा होंगे। जी।
आकलन तो लोग करेंगे ही और उसी बेसिस पे कहीं ना कहीं चुनाव होगा और आपके किस्मत का फैसला भी जो है जनता ही तय करेगी और आपके जो प्रीवियस तमाम चीज़ें हैं उसको भी आकलन करेगी जनता। अपना कॉन्फिडेंस आपका क्या कहता है, क्या वो उपलब्धियां रही जिसके बलबूते आपको यहाँ की जनता सपोर्ट करेगी, इसकी आपको उम्मीद है? देखिए अनवारुल जी, हमारे पूर्वज भी कहा करते हैं, कहते आए हैं कि समाज में जो बोता है आदमी वही काटता है। यदि हमने समाज में कुछ अच्छा किया होगा तो उसका परिणाम मिलेगा। और कोई किस्मत की बात ये नहीं है, ये बिल्कुल कर्म क्षेत्र होता है। जहाँ भी आपको काम करने का अवसर मिला, ये कर्म क्षेत्र है, कोई भाग्य से कुछ मिल नहीं जाना है। तो जो पूर्वज हमारे कहते भी हैं, जो आदमी बोता है वही काटता है। हमने कुछ अच्छा किया होगा तो फिर से इस क्षेत्र के लोग हमें आशीर्वाद देंगे, अपना सेवक चुनेंगे। अगर हमने कुछ गलत किया होगा, हमसे वो यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मुझे स्वीकार्य है। इसके लिए कहीं कोई किस्मत की बात नहीं है। और हम तो इस बात को मानने वाले लोग हैं कि हार और जीत ये आदमी के हौसले पर कोई असर बहुत नहीं डालता है। जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं। और हम लोगों ने तो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और साथ ही मैं जिस संगठन में भी काम करता हूँ वो एक निश्चित रूप से राजनीतिक संगठन है। और हम लोग तो सेवा के लिए संकल्पित है। हमारा नारा है सेवा ही संकल्प है। तो इस भाव से हम समाज के अंदर काम करते हैं। और जब भी जहाँ कोई अवसर मिलेगा तो संगठन की आपने बात करी, तो अब कुछ जो उस संदर्भ में सवालात हैं वो भी मेरे ख्याल से आपको जवाब उस पर लोग जानना चाहेंगे। आप बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष हैं। बीजेपी आज की तारीख में बहुत मजबूत पार्टी है, सेंट्रल में सरकार है। इस नाते और इस चंपारण के क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस नाते जो है आपका जो पद है बीजेपी में, जो आपका स्थान है, वो बहुत मायने रखता है। नगर मेयर का जो पद होता है उसे नगर पिता के हैसियत से भी जाना जाता है। आप बीजेपी में इतने मजबूत पद पे हैं, बावजूद इसके बीजेपी में हम देख रहे हैं कि इन दिनों थोड़ा सा जो है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। कई तरह के आपके कुछ विधायक हैं, उनके सुर अलग नज़र आ रहे हैं। जो आपकी पार्टी के समर्थित पूर्व चेयरमैन रही हैं, उन्होंने खुद अपने आप को अलग करके जो है चुनाव में लड़ने की घोषणा कर दी है। तो इन सब चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? पहली बात तो ये शहर अन्य शहरों के अपेक्षाकृत एक अलग मिजाज रखता है। और हम तो कहते हैं कि ये जिला और ये शहर सौभाग्यशाली है कि हमारे सांसद हो या हमारे यहाँ के विधायक माननीय प्रमोद कुमार जी हों, या हम लोग को भी जब काम करने का अवसर मिला तो अपने शहर में जो सामाजिक सद्भाव है अन्य जगहों के अपेक्षा आपको यहाँ एक बेहतरीन जरूर नजर आएगा। तो इसके लिए हमारे सांसद, आइए बैठते हैं, हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, हमारे विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि पिछली बार हमारे 4 मुस्लिम पार्षद थे ना, और चारों हमारे बीजेपी के वर्कर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में। तो हमारे यहाँ इसका कोई असर नहीं है, बिल्कुल ना। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति है।
सबको लेकिन ये तो साथ लेकर आरोप तो लग रहे हैं ना, आरोप पवन तो- जी के सुर भी बदले हुए हैं और अंजू देवी जी का भी जो है निर्णय जो हुआ है, भोला जी जो कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से आपको नुकसान होगा? ये एक जो लंबे समय से बीजेपी जितनी मजबूत स्ट्रांग दिख रही थी, वो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो दरक रहा है। वैसे माननीय विधायक पवन जायसवाल जी का यह क्षेत्र भी नहीं है जी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व हैं, इन लोगों का भी एक ये बना कि अन्य राज्यों में यह नगर निकाय चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर होती है जी। बिहार को छोड़ के अन्य राज्यों में। लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, केवल एक चीज़ पर उन्होंने सहमति दिया कि ठीक है, हम डायरेक्ट चुनाव पब्लिक से कराएंगे, इस पर हमारी सहमति है, लेकिन हम बिहार में दलीय आधार पर नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ का ये कि हमारे पार्टी का ये हुआ कि जो स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक, जिस विधायक के क्षेत्र में जो नगर निकाय हैं जी, वहाँ ये चुनाव होती है, तो मिलजुल कर एक कोई उम्मीदवार तय करें, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है जी। और लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी चुनाव हो तो निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल की भूमिका उसमें होती है जी। तो ये अधिकार स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और स्थानीय कार्यकर्ता के अधिकार क्षेत्र में दिया गया है। इस नाते यहाँ हमने तय किया, हमारे माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के क्षेत्र में भी एक नगर परिषद है, वो वहाँ अधिकृत है। वहाँ की स्थानीय सांसद माननीय श्रीमती रमा देवी जी और पवन जायसवाल जी, वो ढाका नगर परिषद के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए अधिकृत हैं, वो तय करेंगे। लेकिन सर, इस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो चूंकि ये सवाल है ना, और बहुत जेन्युइन सवाल है, इस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो पवन जायसवाल जी की पत्नी जब जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त ऐसा उनको महसूस हुआ कि उनको पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं इसी बात की जो है एक उनके अंदर ऐसा लगता है कि एक पीड़ा है उनके अंदर। हो सकती है, अब कोई किसी भावना से ग्रसित हो जाए तो ये अलग विषय है, लेकिन अब ये पवन जी का मामला है और पार्टी उस चुनाव में कहीं से इन्वॉल्व नहीं थी। और यदि वो इस तरह की बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो ये उनकी अपनी समझ है। लेकिन हमारे माननीय सांसद राधा मोहन जी के लिए दल ही सर्वोपरि है। और दूसरी बात कि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश का चुनाव था और हमारे संगठन में प्रदेश प्रभारी की भूमिका बड़ी अहम होती है। तो वो तो यहाँ उस चुनाव में उनकी कोई भूमिका भी नहीं रही जी। तो ये अब पवन जी का अपना सोच है, बेहतर इस पर पवन जी ही जवाब देंगे। तो अब ये कहा जाए कि पूरे बिहार में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ हर जगह पार्टी के जो स्थानीय सांसद या विधायक या जो भी कार्यकर्ता हैं, वो निर्णय ले रहे हैं कि वहाँ के क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार होंगे और उन्हीं को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं देखा जा रहा है। हमने दूसरी पार्टियों के भी जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, तो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों की पार्टी ने जो है ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है और हम लोग उस बेसिस पे नहीं लड़ रहे। ये उनकी कार्य संस्कृति है जी, उनके काम करने का तरीका है। चलिए, बहुत सारे सवाल जो है चूंकि लोगों के जहन में है, इसलिए मैं आपसे इन सब मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? सिचुएशन जो है, आपको लग रहा है कि आपके अपने पुराने लोगों से ही आपका मुकाबला है या फिर दूसरे लोग भी हैं? मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? मेरा ध्यान उधर है ही नहीं। जब मैं उम्मीदवार बना हूँ
तो बस लोगों के बीच केवल अपनी बात, और हर ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है जी। उदाहरण के तौर पर अभी आप देखें, राष्ट्रपति का चुनाव था, 14 लोग उम्मीदवार हो गए थे। यानी ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। तो उम्मीदवार होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं। तो मैं भी लोगों के बीच अपनी बातें कहूँगा, समर्थन मांगूंगा। निर्णय तो लोकतंत्र में मतदाताओं को करना है, लोकतंत्र के मालिक जनता ही है, डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है। तो उनका जो भी निर्णय होगा वो शिरोधार्य है। आप जो है लंबे समय तक यहाँ पे चेयरमैन पद की शोभा बढ़ाते रहे हैं। ये जिस वक्त जहाँ पे अभी हम शूटिंग कर रहे हैं, ये अटल उद्यान जो है आप ही के रीजन में बना है, और यहाँ पे एक क्रिएटिविटी दिखती है कि आपके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें हैं जो बेहतर आप कर सकते हैं। जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उसे अच्छी भी कही जाएंगी, लेकिन एक समुचित ढांचे की कमी यहाँ नज़र आती है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो जल जमाव की स्थिति है शहर के मोहल्लों में, या फिर सड़कों की जो बदहाल स्थिति है, या फिर जो कचरा डंपिंग का जो क्षेत्र है वो जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, दिन में जो है कचड़े उठाए जाते हैं, जबकि आमतौर से बड़े शहर और जो खूबसूरत शहर हैं वहाँ पे ट्रेडिशन है कि रात में कचड़े उठाव होते हैं। इन सब चीज़ के लिए प्लानिंग क्या है? आपने कुछ तैयार करके रखा है? जनता तो ये भी जानना चाहेगी ना कि बतौर उम्मीदवार जो है आपकी स्ट्रेटेजी या आपका जो एक प्लानिंग है वो किस तरह का है। तो इन सब चीज़ों पर जो है कुछ आप अपने विचार रखना चाहिए। देखिए, जब आप काम करने जाएंगे कहीं, तो फिर जब आप स्वयं का कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं और स्वयं का स्ट्रेटजी भी आपका नहीं होता, क्योंकि आपको समूह में काम करना है जी। तो जो भी प्लानिंग होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ज़रूरतों के मुताबिक, कहीं की प्राथमिकता कुछ और होगी, कहीं की प्राथमिकता कुछ और होगी। जो नए क्षेत्र जुड़े हैं तो वहाँ की क्या प्राथमिकता है, फिर ये तो उसको तय करना और उसके हिसाब से फिर योजना बनाना और उसको क्रियान्वित कराना। पहले से कोई क्या प्लानिंग करेगा? जो काम मूल काम है शहर के अंदर के, वो जैसा कि आपने चर्चा किया कचरे का निस्तार जी। अवसर मिला तो हमने इसके लिए प्रयास किया भी है और वो लोगों ने देखा भी है। शहर में कचरे जो रखने का एक उचित स्थान हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो, कचरा से को प्रोसेस करना, क्योंकि ऐसे तो ढेर लगते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने वहाँ कचरा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगवाया अपने ही कार्यकाल में उसको। लेकिन काम नहीं कर रहा है सर, वो तो हाईवे पे जो है पूरा डंपिंग किया हुआ है। उसके लिए मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा कार्यकाल मैंने जब वो लगाना शुरू किया और लगभग 75% काम उसके हो गए थे, आधारभूत संरचनाएं जो उसकी खड़ी हो गई थी, मशीन आ रहे, तब तक मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। शहर में कई क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रयास किया कि बेहतरीन नागरिक सुविधा उपलब्ध हो जी। तो उसके लिए जो प्रयास था वो सफल भी हुए जी। कई क्षेत्रों में आपको दिख रहे होंगे जी। लेकिन जो अन्य क्षेत्र है वहाँ के लिए नई योजनाएं बनेगी, नए तरीके से वहाँ काम करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जाने के बाद जो है चीज़ें संभली नहीं, उस हिसाब से काम नहीं हुए। नहीं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ जी। ये जी मैंने सिर्फ इतना बताया कि हमने एक प्रयास किया था जी। अब आज क्या स्थिति है जी ये आप बता रहे हैं जी। तो उसको और अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा यदि अवसर मिला तो जी। अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। शहर के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत लचर नज़र आती है।
जो फुटपाथ पे जो कब्जा है वो लोग कर रहे हैं। एक तो अतिक्रमण पहले से किया हुआ है, जिसके वजह से जो है, और उसका कोई ढंग से जो है उसका उपाय होता नहीं है। एक बार जब उसके खिलाफ जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, उसके जाने के बाद फिर से अतिक्रमण हो जाते हैं। तो यह कितना आपके लिए गंभीर चीज़ है और इसके लिए क्या करेंगे? धीरे धीरे जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है जी, ट्रैफिक का भार भी बढ़ता जा रहा है। उसके हिसाब से कुछ आधारभूत संरचनाओं का अलग से निर्माण भी करना होगा और हम लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया था। जी, मैं और हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, हम लोगों ने एक प्लानिंग किया था कि शहर में 2 जगह, जी, एक ये ब्लॉक कैंपस है, मोतिहारी ब्लॉक कैंपस, वहाँ से एक पुल बना के इस पार जो LND कॉलेज से सीधा रास्ता जा रहा है, जी, ताकि 2 अनुमंडल, सिकरहना अनुमंडल और पकड़ी दयाल अनुमंडल, इस और शहर का एक भाग छतौनी तरफ का एरिया जो है, कि उधर के ट्रैफिक को इधर से आसानी होगी और जो मीना बाजार होकर गांधी चौक होके जो ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है, आए दिन जाम की समस्या रहती है, तो उस पर बहुत हद तक किया जाएगा। फिर एक उधर वृक्ष स्थान जो है, जी, तो बेलबनवा से उधर को जोड़ना, ताकि उधर से जिनको आना है एक उनके लिए आसानी हो जाएगा। जी, तो फिर इस जो मुख्य पुल है, मुख्य पथ है आपका गांधी चौक से और टाउन हॉल की तरफ जो आता है, इसका थोड़ा ट्रैफिक का लोड हल्का होगा। दूसरा, अतिक्रमण की बात, तो ये तो समस्या है और इसके लिए जो भी नियमानुकूल निदान होंगे वो करने का प्रयास प्रशासन करती रही है, आगे भी करती रहेगी। एक और सर, शहर की जो खूबसूरती में चार चांद लगाया जा सकता है, वो है मोती झील। मोती झील वर्षों से एक जो है यहाँ के लोगों की बहुत प्रतीक्षित मांग रही है, और आप तो जानते हैं आपके रीजन में भी हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की थी और आपसे वार्तालाप होते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है सर, इतने वर्षों बाद भी मोती झील का जो स्वरूप होना चाहिए वो नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर के संबोधन के बाद, उनके उद्घाटन के बाद भी प्रक्रिया इतनी धीमी रह गई कि चीज़ें अब तक अंजाम नहीं दी जा सकी। ये थोड़ा सा लोगों का जो है मनोबल इससे घटता है। यह जो मोती झील है, यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप इसके लिए कितना प्रयास करेंगे और कैसे करेंगे और कितना जल्दी करेंगे? एक वाइटल सवाल है, लेकिन इस पे जवाब आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मोती झील मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपके साथ साथ शहर के लोगों ने भी देखा है। हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि मोती झील को स्वच्छ रखने के लिए कैसे एक जन आंदोलन बन जाए। जी, जन आंदोलन खड़ी करने के लिए जो भी संभव हो सका हम लोगों ने किया और लगभग लोगों ने, शहरवासियों ने उसमें काफ़ी सहयोग किया और आगे बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। आपका भी काफ़ी प्रयास है। मैं तो आपकी संस्था जो मोती झील बचाओ अभियान समिति है, उसको धन्यवाद देता हूँ, पहले भी देता रहा हूँ, आज भी देता हूँ कि आप लोगों ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। मुझे भी समय समय पर आप लोगों ने अपना सुझाव देकर और प्रेरित करते रहे आप लोग। तो एक प्रयास किए थे हम लोग, उसके DPR बने। आपके ध्यान में होगा कि रामकी कंसल्टेंसी में कि हमारे विधायक जिन्हें इसके लिए 2009 में विधानसभा क्वेश्चन भी किया था, सरकार ने जवाब भी दिया, एक्सेप्टेंस दिया, हम कराएंगे। फिर नगर विकास विभाग बिहार सरकार के साथ उस समय DFID, एक डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, UK गवर्नमेंट की संस्था है, वो 6 सालों तक टेक्निकल सपोर्ट देने राज्य सरकार को आई थी। तो उसके प्रयास से इसके DPR भी
बने, लेकिन वो केंद्र में उस समय अटक गया था। केंद्र में एक वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जी उसने भी इसका सर्वेक्षण किया और लेक कंजर्वेशन प्लान जो है भारत सरकार की योजना उसके अंतर्गत यह स्वीकृत हुआ। लेकिन एक समस्या उसमें आई, तकनीकी समस्या वो रही कि चूँकि 110 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान है NLCP उसने कहा कि हम केवल झील के संरक्षण के लिए राशि देंगे, शेष इसको यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से डेवलप करें तो बिहार सरकार का, राज्य सरकार का पर्यटन विभाग है वो राशि लगावे और उसको अपना जो है रिसोर्स डेवलप करे और उससे फिर अपना रिसोर्सेज बढ़ाए। उसी के तहत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जब वो स्वच्छाग्रह से सत्याग्रह कार्यक्रम को लेकर यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था। भारत सरकार ने वो राशि राज्य सरकार को दे दी। इसके कार्यकारी एजेंसी जो है राज्य सरकार ने बनाया बुडको को। बुडको ने इसका निविदा किया, टेंडर भी जैसा कि सुनते हैं, क्योंकि मैं तो समय वहाँ था नहीं, जो सुनने में आया कि इसका कोई एजेंसी जो है बाहर की है उसने जो है इसको काम लिया और यहाँ काम करने आया। लेकिन पहला मामला उसमें आया कि भाई STP बनाना, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लान मेरा ही बनाया हुआ था, DPR मेरे ही कार्यकाल में वो बना था जी। तो उस DPR में हम लोगों ने प्रायोरिटी तय किया था। एक कमेटी वहाँ थी, कमेटी ने बैठक करके उसमें प्रायोरिटी अपना तय किया था कि पहला तो सबसे पहले कि झील को बचाना है जी। तो गंदे पानी जो जा रहे हैं जी इससे इसको बचाना होगा, जिसके लिए जी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जी जो होता है, एक प्लांट होता है जी सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें सारे जगह से पानी को कलेक्ट करके जी और फिर उसको प्यूरिफाई करके तब उसको झील को जी दिया जाए। तो STP पहला प्रायोरिटी था। उसके लिए एक समस्या जो आई, जहाँ जो मेरी जानकारी में है मैं बता रहा हूँ जी, क्योंकि मैं उस समय नगर परिषद में जी नहीं था जी, लेकिन बातें करता रहता था। चूँकि झील मेरे शहर की है जी और इसका DPR बनाने से लेकर इसको स्वीकृत कराने के लिए जितना हो सकता था मेरे से उतना मैंने भी प्रयास किया था और जन्म इसी शहर में लिया हूँ जी। तो एक भावनात्मक लगाव भी उस जगह से जी है जी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़चन हुआ अतिक्रमण, और अतिक्रमण खाली नहीं हो सका जी और उस एजेंसी का टाइम बाढ़ हो गया जी। उसके जो कार्य करने की तय सीमा होती है जी, उस बीच बाढ़ हो गया। दोबारा निविदा हुआ जी, दोबारा जो निविदा हुआ तो फिर दूसरा एजेंसी ने काम लिया है। उसी के तहत दो इसमें मशीनरी भी लगने थे जी, एक डिविडिंग मशीन जो ऊपर के बिड्स होते हैं, यानी जो जलकुंभी अन्य जो खरपतवार होते हैं जी इसकी सफाई करता है जी, और एक डिसिल्टिंग मशीन आता है, डजर जिसको बोलते हैं जी, वो भी उससे उसके झील के अंदर, क्योंकि झील में लगभग 6-7 फीट गाद बैठा हुआ है जी, उस गाद की सफाई नहीं होगी तब तक बहुत कुछ उसमें नहीं किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी समस्याएं दूर नहीं होंगी जी। वो सब मशीनरी जब भी देख रहे हैं हम तो धन्यवाद देंगे अपने हमारे जो जिलाधिकारी शिक्षक कपिल अशोक जी हैं जी, काफ़ी इनिशिएटिव लिया है उन्होंने इसके लिए जी, और वो भी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं कि मोती झील भी एक जन जागरूकता कैसे हो, मोती झील को कैसे संरक्षित किया जाए, आम लोग की भावना इससे जुड़े, सभी का प्रयास हो कि इसको जोड़ा जाए जी। और
काम भी जो है जो उस योजना के तहत होना है जी तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। जी इसके लिए हम अपने जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं। जिलाधिकारी महोदय तो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सर ये चीज़ थोड़ा सा आप इसको और एलोबरेट करके बताएं कि ये प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों हुई है। मोती झील के मामले में आखिर वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी बाधा के रूप में आती है। अतिक्रमण की बात थी तो अतिक्रमण का भी एक ड्राइव चला और हम लोगों ने देखा कि लोग कितने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिए। लोगों को अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ते हुए दिखाया गया। प्रशासन के लोग जब वहाँ पहुँचे तो लोग चाय भी उन्हें ऑफर कर रहे थे और अपना घर भी तोड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मोती झील के प्रति लोगों का एक कंसर्न है। लोग यहाँ के चाहते हैं कि इसका विकास हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि लोगों का जो मनोबल है वो टूटता है। क्या आप समझते हैं कि इसके लिए बड़े लेवल पे जो है प्रयास किए जाएं अगर, और क्या किए जाएं कि ताकि जो है इसमें त्वरित कार्रवाई हो सके और त्वरित इसका निदान निकल सके? चलिए, यदि सबका सहयोग रहा तो तीव्र गति से प्रयास किए जाएंगे और आप सबके भी सहयोग से बेहतर बनाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और आपकी जो शैली है वो थोड़ी अलग है। आपने जो अपनी छवि बनाई है यहाँ के जनमानस में वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आपसे बात करते हुए भी ये तमाम चीज़ें जो है सामने भर कर आती हैं। प्रकाश अस्थाना अगर मेयर बनते हैं तो पहले 5 काम कौन से हैं जिसे वो प्राथमिकता देंगे और उसे क्रियान्वित करेंगे? देखिए, नगर पालिका के अंदर पहला मूल काम होता है साफ सफाई बेहतरीन तरीके से हो, कचरे का निस्तारण हो, जल जमाव की समस्याएं जो होती है। शहर के अंदर पतली गलियां हैं और सब कंक्रीट पे, जहाँ भी जल जमाव होगा वहाँ स्वाभाविक रूप से कीचड़ हो जाएगा। वो जमीन एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है पानी को, तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो ही जाती है और मोहल्ले वासी को परेशानी होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए प्रयास शहर में ये पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, उसकी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, थोड़ा सा आवागमन सुचारू रूप से हो जाए और फिर उसके बाद तो कई काम हैं। नगर पालिका को बहुत सारे काम करने हैं। मोती झील में कितने स्थान दिया है? मोती झील तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो तो मैंने आपसे कहा कि मिलेगा तो जी, वो मेरे भावना से जुड़ा हुआ है। जी जी, नगर वासियों की भावना से भी जुड़ा है और मेरे भावना से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल, आप कहें तो 5 आपने कहा तो उस 5 में एक मोती झील भी है। मोती झील भी है जी। उसके लिए थोड़ा व्यापक प्रयास करना होगा और सबको साथ आना पड़ेगा। जो भी बाधाएं उसमें हैं, अभी भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है जी, वो ठीक है। हमने एक परसेप्शन, एक सेक्शन लेकिन है कि वो जो है कुछ जगहों पे जहाँ पे भी ये ड्राइव चला है वहाँ तो हटा है और लोगों ने सहयोग भी किया है। प्रकाश अस्थाना जी, अब तो वक्त भी आपके पास काफ़ी कम बचा है। अब चुनाव के आखिरी पड़ाव में जो है आप जब जाएंगे या अभी जो जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है, जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? कौन सा उम्मीदवार होगा जो अपने आप को जीत के लिए आश्वस्त नहीं मानेगा? पहली बात, सभी जो भी उम्मीदवार होते हैं सब आशान्वित होते हैं, प्रयास करते हैं और सभी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं। तो कुछ लग रहा है कि चीज़ें जो है फेवर में नहीं है या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि पूर्वज हमारे कहते हैं जो बोओगे सो काटोगे, जैसा फसल आप लगाएंगे वो काटेंगे। हमने अगर कुछ अच्छा किया होगा तो परिणाम अच्छा दिखेगा, नहीं किया होगा तो परिणाम तो मुझे स्वयं भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बोओगे सो काटोगे, प्रकाश अस्थाना जी का अपना कॉन्फिडेंस है और यही
सोच रख कर के ये मैदान में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके पूर्व में जो इन्होंने काम किया है उस पर इन्हें भरोसा है और ये उम्मीद है कि ये चुनाव में अच्छा करेंगे। लेकिन क्या कुछ होगा वो तो रिजल्ट बताएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।